कहते हैं कहते हैं शरीर अगर स्वस्थ है तो उससे बड़ा कोई धनवान व्यक्ति नहीं है, लेकिन अगर आपका पेट खराब है तो अन्य बीमारियों के कारण भी बनने लगते हैं। और सही पेट किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता अधिक देता है, उस आदमी को कम बीमारियां होती हैं। क्यों हो रहा है ये आजकल, पेट संबंधी बीमारियां क्यों बढ़ रही है, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर अनिल ओराज जी हैं, जो कि हेड हैं सर गंगाराम अस्पताल में भी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। शुक्रिया शुक्रिया। किस तरह की सर बीमारियां इस समय आप देख रहे हैं पेट संबंधी? देखिए, जैसे जैसे कोविड का इम्पैक्ट दिल्ली में और मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कम हो रहा है, तो जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल बीमारियां थी, जैसे लिवर की, पेट की, इंटेस्टाइन्स की, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ये सारे के सारे पेशेंट वापस आए हैं। और कुछ लोग कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स साथ में लेके आए हैं। अभी रिसेंटली हमने ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, लिवर एब्सेस जैसी बीमारियों के बारे में अभी रिसेंटली हमने पब्लिश किया है। और ये भी देखा गया है कि गॉल ब्लैडर की बीमारियां, इंटेस्टाइन्स में ब्लड में, इंटेस्टाइन्स में अल्सर्स की प्रॉब्लम, और इंटेस्टाइन में, पेट में और बॉडी में क्लॉट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो ये तो कुछ हैं जो कि अदरवाइज ऑल्सो ह्यूमन बींग्स आर प्रीडिस्पोज टू दीज इलनेसेस। तो हमारा ये समझ है कि कोविड की वजह से इन बीमारियों को या तो वायरस की वजह से, या जो वायरस की दवाई ली गई है जैसे स्टीरॉयड्स है या टोसिलुजिमैब है या दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, तो उससे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अभी हमारे ध्यान में आ रहे हैं। लेकिन अनिल जी, इस समय देखा जाए, क्योंकि मौसम की भी अगर बात करें, कभी सर्द कभी गर्म मौसम है, तो अधिकतर लोगों को शिकायतें हो रही हैं पेट में दर्द की, दस्त लग जाना और तमाम तरह की कई कई तरह की इस तरह की परेशानी है। तो ये कैसे बन रही है परेशानियां, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, जब जब गर्मियाँ आती हैं, तो रेनी सीजन में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो शरीर खूब सारा पसीना निकालता है। जब पसीना निकलेगा तो आपको डिहाइड्रेशन होगा। तो ये बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है कि आपको थर्स्ट ज़्यादा होगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, और जाने अनजाने में आप घर के बाहर ज़रूरत के मुताबिक पानी पी लेंगे। अब जैसे देखिए, जो हमारी इवन इन डेली इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी नहीं है कि आप किसी भी सिटी में आप नल से पानी पी लें। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में देखा हो, तो इंडिया में पूरी ही ऐसा एक पहला सिटी है पूरे हिंदुस्तान में अबाउट 780 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो सिंपल एक सिटी है जिसमें पटनायक साहब ने, जो कि बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, डॉक्टर नवीन पटनायक, उन्होंने क्लेम किया है कि पुरी इज द ओनली सिटी इन होल ऑफ इंडिया वेयर द वाटर इज पोर्टेबल। इसका मतलब है आप सीधा नलके से जल पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं बिना फिल्टर के। ऐसी सुविधा कहीं और नहीं है। तो अब जब गर्मी लगेगी, आपको बाहर पानी पिएंगे, यू आर नॉट श्योर कितना कंटेमिनेटेड होगा। गर्मी में ज़्यादा पानी पिएंगे, स्वच्छ नहीं होगा, तो आपको ये वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत होंगे, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, डिसेंट्री है। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप निकलें, या तो पानी पी के निकलो। अगर आपको लगता है कि पानी रास्ते में नहीं मिलेगा तो अपने साथ पानी लेके जाइए। अगर दोनों सिचुएशंस आपके सामने नहीं है, या तो आप अच्छा फ़िल्टर्ड पैक्ड वाटर बॉटल पानी पीजिए, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप लिक्विड और ले लीजिए, जैसे लिम्का, चाय, सूप, जूस, एप्पल टैपल, फ्रूटी, कुछ भी ले लीजिए। कोई भी तरल पदार्थ जिसकी हैंडलिंग ना हो मैन से। क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली देखते हैं कि यंग कपल्स होते हैं, हनीमून के लिए हिल स्टेशन पे जाते हैं, या ऑर्डिनरी फैमिलीज जो कि हिल स्टेशन में जाते हैं, तो कितने सारे लोग बीमार होके आते हैं। रास्ते में खाना खाया, होटल में उन्होंने पराठे खा लिए, पानी पी लिया, बाद में जो मज़ा उनको जो हिल स्टेशन में ट्रैवल करने का नहीं आता, उतना वो बीमारी से संबंधित बीमारियां लेके, लक्षण लेके वापस आते हैं। तो अगर आप केयरफुली ट्रैवल करेंगे, बाहर का खाना कम से कम खाएंगे, कंटेमिनेटेड फूड ना हो, स्वच्छ जल पिएंगे, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम ये फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न इलनेसेस का बचाव किया जा सकता है। आपका कहना यह है कि पानी ही इन समस्याओं की जड़ है? देखिए, कटे हुए फल, कटा हुआ सलाद जिसमें मक्खी बैठी हो,
जिसमें हवा का दूषित हो, जिसमें हैंडलिंग हो कंटामिनेटेड हैंड से। देखिए आफ्टर ऑल कि कोई भी पानी जो कि नेचुरल सोर्स से आता है, से हिमालय से आएगा तो बिल्कुल स्वच्छ होगा। पर बाय द टाइम इट रीचेज़ यू, ये बहुत सारी एरियाज़ के थ्रू होके आता है। ये आपके रिवर के थ्रू आएगा, कैनाल के थ्रू आएगा, पाइप के थ्रू आएगा, कोई आपको डिलीवर करेगा। तो मल्टीपल पॉइंट्स पे जो इसकी हैंडलिंग होती है, किसी भी समय वो एक कीटाणुओं से कंटामिनेट हो सकता है। दैट इज़ द रीज़न एज़ एन एंड यूज़र यू हैव टू बी श्योर, द ओनली वे टू बी श्योर इज़ कि या तो बॉइल्ड पानी हो या फ़िल्टर्ड पानी हो या आपको उसका सोर्स पता हो। इन द एब्सेंस ऑफ सोर्स यू विल ऑलवेज बी प्रोन टू इन्फेक्शन। या कटे हुए फल हैं, कटे हुए सैलेड्स हैं जो कि स्टोर्ड हैं, या दूषित पानी। अनिल जी, जब मैंने बताया था कि मैं देश के जाने माने गैस्ट्रोलॉजी के जो डॉक्टर हैं उनका इंटरव्यू करूंगा, तो लोगों ने मुझसे कुछ सवाल आपसे पूछने के लिए कहा था। उन्होंने कहा हम घर रहते हैं, कभी गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, उस कारण कई बार सर में दर्द हो जाता है, पीठ में दर्द रहता है, तो इससे कैसे निजात पाई जाए? जो लोग घरों में रहते हैं, खासकर वो लोगों ने उससे बात की और बताया, पूछा कि आप डॉक्टर साहब से जरूर पूछिएगा। देखिए 3 इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं पेट में गैस बनने के। इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सेस। आप जो खाना खाते हैं, जितना स्टमक में और इंटेस्टाइन के ऊपर वाले पार्ट में डाइजेस्ट हो गया, उतना ही कम अनडाइजेस्टेड फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में 5 ट्रिलियन बैक्टीरिया बैठे हुए हैं। तो अगर आप ऐसे सब्सटेंसेस लेंगे जिसको हम कहते हैं फॉडमैप डाइट, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको खाने से आपके ऊपर इंटेस्टाइन में नहीं पचेंगे और बिना पचा हुआ खाना वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। जब लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया को इतना सारा सामान मिलेगा खाने के लिए, तो वो प्रोलिफरेट करते हैं। तो जब वो प्रोलिफरेट करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तो खूब सारी गैस बनती है। तो एक मेजर रीज़न गैस का है खाना ना पचना। सेकेंड इज कि बैक्टीरिया का ऑल्टरेशन, कि अगर आपके यूजफुल बैक्टीरिया खत्म हो गए, हार्मफुल बैक्टीरिया शुरू हो गए, तो वो भी गैस बनाते हैं। थर्ड है कि जब ये गैस एब्जॉर्ब होकर माइंड में जाती है, तो अगर आप डिप्रेस्ड हैं, उदास हैं, खुश नहीं हैं आप, घर में टेंशन है, जॉब की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो उसमें आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो जब आपका ब्रेन चिड़चिड़ा हो जाता है, तो जो अपकमिंग गैस होते हैं जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ऊपर आते हैं, तो आपको महसूस ज़्यादा होती है। तो एक गैस के 3 मेजर रीजन होते हैं। एक, किस टाइप का आप फूड खाते हैं। सेकंड इज कि आपके अंदर बैक्टीरिया उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। थर्ड, हैंडल करने के बाद जो गैस बनी या जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, उसको इंटेस्टाइन के जरिए, गट ब्रेन एक्सेस के जरिए ब्रेन कैसे परसीव करता है। तो अगर आप अपना मन खुश रखते हैं, आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और अगर आप ऐसी चीज़ें जिनको हम फॉडमैप्स कहते हैं उनको अवॉइड करते हैं, और आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं लेते जो कि यूजफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गैस नहीं बनेगी। हाँ सर, कई चीजें मैं भी समझना, आपसे एक चीज समझ रहा हूँ, गैस पेट के अलावा और कहाँ का किस किस शरीर के अंग में बन सकती है? कई लोग कहते हैं जब गैस बनी है मेरे पैरों में भी दर्द है, कोई सर में दर्द बताता है, कोई पीठ में दर्द बनाता है। तो एक बार अगर आप क्लियर कर दें कि गैस का असर शरीर के किन किन पार्टों में होता है? पेट में तो होता ही है, उसके अलावा। देखिए गैस का एंटर करना और गैस का वहां से रिएक्ट करना अकर्स ओनली इन द इंटेस्टाइन। बैक्टीरिया सिर्फ इंटेस्टाइन में बैठे होते हैं, फूड सिर्फ इंटेस्टाइन में जाएगा, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बॉडी के किसी भी पार्ट में आते हैं। जब आपका ब्रेन सेंसिटिव हो गया, या आपको बैक्टीरिया की वजह से विटामिन की कमी हो गई, या मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से आपका कैल्शियम कम हो गया, तो मल्टीपल ऑर्गन्स में असर आता है। अगर ब्रेन पर असर आया है डिप्रेशन की वजह से, तो आपको उदासी होगी, कमजोरी लगेगी, चिड़चिड़ापन आएगा, नींद नहीं होगी, डिप्रेशन होगा। अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं, तो आपको हाथों पैरों में नंबनेस होगी, वीकनेस होगी, चलने में प्रॉब्लम होगी। तो ये नहीं कि गैस आपकी टांगों में या हाथों में जा रही है या ब्रेन में जा रही है। गैस का जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू डिफरेंट एरियाज में अफेक्ट करता है। तो गैस का बनना और गैस का रिटेन है, इट रिमेन्स लिमिटेड टू द इंटेस्टाइन, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो आफ्टर इफेक्ट्स जो रहते हैं वो आपके बाकी अंगों पर असर करते हैं। तो डायरेक्ट आपके पेट में के अलावा ब्रेन में गैस नहीं चढ़ती, आपके कंधे में गैस नहीं चढ़ती, आपके चेस्ट में गैस नहीं चढ़ती, आपके हाथों में गैस नहीं चढ़ती। ये गैस की वजह से जो अंदर का इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है,
तो वो उस रूप में प्रेजेंट करता है। एक सवाल और था, मैं वो आपसे जानना चाहूंगा। कई लोगों को इस तरह की शिकायतें रहती हैं कि वो खाना ठीक ठाक खाते हैं, स्वच्छ खाना खाते हैं, पानी ठीक पीते हैं, लेकिन कई बार उन्हें उल्टियां हो जाती हैं। सुबह उठेंगे तो कई बार बाथरूम में उन्हें उल्टी जैसा वो लगेगा। उसके पीछे क्या कारण है? क्या उसके पीछे भी गैस है या कुछ अन्य वजह है? देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो टिपिकली 4 से 6 घंटे में ये खाना स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन्स के अपर पार्ट ड्यूडेनम और जेजुनम में चला जाता है। जब कुछ इस टाइप के आइटम्स लेंगे जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को, मतलब स्टमक के निकास को स्लो कर देंगे, जैसे अगर आप फैट्स ज़्यादा लेंगे, स्पाइसेस ज़्यादा लेंगे, या आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, या आपने ऑड टाइम पे खाना खाया। देखिए, एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम। ये लिंक्ड होता है सूरज की रोशनी से। ये भगवान ने अच्छा सिस्टम बनाया कि जब सूरज की रोशनी उगे सुबह, आप उठ जाइए और शाम के बाद जल्दी आप डिनर करके सो जाओ। पर जिस तरीके की हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जिस तरीके से हमारी फास्ट ग्रोथ है इकोनॉमी की, या हमारी रैपिड रैट रेस है काम करने की, तो काफ़ी सारे हम लोग रात की शिफ्ट करते हैं, लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। लेट सोना और लेट उठना नेचर के खिलाफ है। नेचर ने जो अंदर हार्मोन्स बनाए हैं, जो केमिकल्स बनाए हैं, वो इस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं कि आप टाइम पे सो। अगर आप 12 बजे खा रहे हैं, तो जो अंदर का ब्रेन सेट इस तरीके से है कि 12 बजे वो आपको केमिकल्स डाइजेशन के लिए नहीं निकलेंगी, क्योंकि ब्रेन के हिसाब से 12 बजे हैं, पर आप 12 बजे अपना डोसा खा रहे हैं या पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ये जो मिसमैच है बिटवीन योर सर्काडियन रिदम एंड योर डे टू डे एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ द कंपल्शन ऑफ अर्निंग, बिकॉज ऑफ द डे टू डे लिविंग एंड द fast pace of industrialization, so that has an adverse effect on the health. तो आप अगर 12 बजे खाएंगे, 2 बजे सोएंगे, तो ब्रेन के पास इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है कि आपको 2 बजे वो केमिकल निकाल के दे डाइजेशन के लिए। इस ग्रुप में आप देखेंगे कि उनको उल्टी ज़्यादा आती है, वो खाने के बाद उनको बेचैनी लगती है, खाने के बाद अफारा आता है। आप खुद भी महसूस कीजिए कि अगर घर में आपके शादी है, 2-3 दिन अच्छी तरह सो नहीं सके, तो आपको अच्छा क्लियर मोशन नहीं आएगा, पेट अफारा रहेगा, पेट कंफर्टेबल नहीं रहेगा। जब 2-3 दिन का थकावट निकल जाती है, जब नॉर्मल स्लीप का आनंद लेते हैं, आप टाइम पे सो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो जो ब्रेन में क्लॉक सेट की है भगवान ने, नेचर ने, उसको फिडल नहीं कर सकते आप। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई सर आपने। एक आखिरी सवाल आपसे, हमारे दर्शक भी देखें आपका इंटरव्यू तो उन्हें भी क्लैरिटी हो। इन चीजों से कैसे बचा जाए, क्या खाने में लिया जाए और क्या क्या करा जाए? क्या योग इसका है या वॉक जरूरी है? आप जो भी पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहें। देखिए, एक सिंपल मंत्र है कि अपना वेट मेंटेन करो। आपकी जितनी हाइट है, उस हाइट में से 1 सेंटीमीटर में अपनी हाइट देखिए। सपोज मेरी हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो एज ए मेल उसमें से 100 माइनस कर दो। 170 में से 100 माइनस किया तो बचा 70। तो एज ए मेल आपकी वेट होना चाहिए 70 किलो। ऐसी अगर कोई फीमेल है, पेशेंट, लेडी पेशेंट है, उनकी अगर हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो 165 में से 105 माइनस कर दो, तो बाकी बचा 60। तो 165 सेंटीमीटर की फीमेल का वेट 60 किलो होना चाहिए, 175 सेंटीमीटर मेल का वेट 75 किलो होना चाहिए। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। आज ही घर जाके अपना वेट तोलो, अपना वेट हाइट के हिसाब से कंट्रोल करो। अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो मीठा, चॉकलेट, आइसक्रीम, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, केक, पेस्ट्री, इनका सेवन मत कीजिए, क्योंकि ये हाई डेंस कैलोरी डाइट है, जिनका अंदर तो चला जाता है, पर उसका निकास ईज़ी नहीं है। आप एक्सरसाइज की भी लिमिट है, एक्सरसाइज से आप वेट नहीं लूज़ कर सकते, एक्सरसाइज से अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। अगर आपने वेट लूज़ करना है, तो एक ही गुरु मंत्र है कि आप अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करो। एक फॉर्मूला बनाइए आज से कि हर हफ्ते आप आधा किलो से लेके 1 किलो वजन कम कीजिए और अपना वेट हाइट के हिसाब से सेट कीजिए। इसको बोलते हैं बीएमआई। अगर आप बीएमआई, अपना जो बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, उसको अगर 25 के करीब रख सकते हैं, तो आपको 90% बीमारियों से बचे छुटकारा मिल सकता है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी, कैंसर, थायराइड। ये सारी चीज़ें हैं जिसको न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस वगैरह इससे एग्रेवेट होती हैं। तो अगर आप अपने लेवल पे कंट्रोल कर लें, तो ना आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और होपफुली आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और खाने के लिए कुछ बताना चाहें?
खाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप मीठा, चॉकलेट, आइसक्रीम, तली चीज़ें, घी, तेल, मक्खन, मसाले, चॉकलेट, पेस्ट्री, कैंडीज़ इनको अवॉइड कीजिए। किसी चीज़ अगर खाना चाहते हैं तो प्रोटीन सबसे अच्छा होता है। प्रोटीन का जी, मतलब आप पनीर लीजिए, भी फल अंडा आपने बोला था। पनीर, अंडा, दाल, दही भल्ला, इडली, वड़ा, सोयाबीन की बड़ियाँ, अंकुरित दालें, चने का आटा, मूँगफली, बेसन की रोटी, चिकन, एग, फिश। आपका कंसंट्रेशन प्रोटीन पे होना चाहिए। जितना आप कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, लोगों को ये गलतफ़हमी है कि जी मैं फैट नहीं खाता, फिर भी मैं मोटा हो रहा हूँ। इनफैक्ट फैट से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट कर सकें, तो आपको प्रोटीन पे कंसंट्रेट कर सकें, यू विल बी एबल टू मेंटेन योर हेल्थ बेटर, यू विल बी एबल टू मेंटेन योर वेट बेटर। और एक आप अपना वेट, जैसे कहते हैं ना, एक बीमार एक अनार 100 बीमार। तो ये कहावत गलत नहीं है। अगर आप अपना वज़न ठीक रख सकें, बीएमआई को 25 के करीब मेंटेन कर सकें, तो जिस फ़ॉर्मूले से मैंने बताया अपने वेट को कंट्रोल कर सकें, तो बहुत सारी चीज़ों से आपको निदान मिलेगा। आपने सर खटे हुए फलों का भी ज़िक्र किया था। देखिए, जब भी फल को काट के रखेंगे, तो इसमें काफ़ी जूसेस होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं। तो आस-पास के मक्खी, मच्छर, टिड्डे, खूब सारी चीज़ें बैठती हैं। जब आके बैठेंगी, वो रस चूसना चाहती हैं, तो जाने-अनजाने में वो एक वेक्टर का काम करती हैं। वही मक्खी किसी आपके एक्सक्रीटा पे बैठेगी, वो आपके टॉयलेट पे बैठेगी, वो आके आपके कटे हुए फल पे बैठेगी, तो उनके जाने-अनजाने में, उनकी टाँगों में, उनकी बॉडी में ये बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह बैठते हैं जो कि कंटामिनेट करना चाहते हैं। वो जान के कंटामिनेट नहीं करते, वो तो अनजाने में ट्रैवल कर रहे हैं अपने फूड के लिए। कभी आपको वो स्टूल्स में जाएँगी, कभी आपके गंदे टमाटर जो आपने फेंक दिए सड़े हुए, उनको पे जाके बैठेंगी, कई बार जूस पे बैठेंगी, कई बार आपके कटे हुए फल पे बैठेंगी। तो जाने-अनजाने में ऐसे वेक्टर काम करके वो बीमारी फैलाती हैं। तो अगर कटे हुए फल हैं, तो उसमें या तो वो कवर्ड हों, या उसी टाइम पे काटें जब खाना हो। कटे हुए फल में दिक्कत यही है कि आपका इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। सर आपने ज़िक्र किया था एक्सरसाइज़ का, वेट का। जो शुगर, बीपी और किडनी के मरीज़ हैं, वो किस तरह से इसे कंट्रोल कर पाएँगे? क्योंकि उनको तो खाने की जो खाने के लिए बोला जाता है हर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे में, उन लोगों के लिए अगर आप कुछ बता सकें? देखिए, जैसे मैंने बताया था, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की जड़ 2 चीज़ों में होती है। एक होती है जीन्स में और एक आपके वेट में और लाइफ़स्टाइल में। जीन्स में तो आपका है नहीं कोई कंट्रोल, है ना? आप दखल-अंदाज़ी जीन्स में तो कर नहीं सकते। तो आपके हाथ में है वेट रिडक्शन और लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल में अगर आप योगा करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो दैट इज़ अ बिग हेल्प। डाइट में जैसे मैंने बताया, आप कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, प्रोटीन को बढ़ाएँ। अगर आप अपना वेट मेंटेन कर सकें, तो शुगर, ब्लड प्रेशर, लिपिड्स में, न्यूरोलॉजिकल इलनेस में, हर एक में आपको निदान मिलेगा। नहीं, जो इस तरह के मरीज़ हैं, वो कैसे कंट्रोल करेंगे? जो भी आपको खाना भी है, अगर आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, तो एट अ टाइम बल्क ऑफ मील मत लो। उसी कैलोरीज को जितनी आपको अलाउड है वो आप रिस्ट्रिक्ट कर लो, डिवाइड कर लीजिए। एक बार में 2 चपाती खाने की बजाय एट अ टाइम 1 चपाती खा लीजिए। एक बार में 2 कटोरी सब्जी खाने की बजाय 1 कटोरी खा लीजिए। एट अ टाइम अगर कम खाएंगे, तो उसमें बॉडी को भी अच्छा मौका मिलता है डाइजेस्ट करने का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। इनफैक्ट एट अ टाइम ज़्यादा खाना, जिसको बिंज ईटिंग कहते हैं, वो बॉडी के लिए हमेशा हानिकारक होता है, आपको शुगर हो या ना हो। तो ये थे देश के जाने-माने गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर प्रोफेसर अनिल अरोड़ा जी, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई। अगर आप भी अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो प्रोफेसर अनिल अरोड़ा जी की इन बातों पर अमल कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।